नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहित सिन्हा और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी उपभोक्ताओं तक उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप कभी भी किसी ठगी के शिकार ना हो। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है, आप किसी व्यापारी या फिर विक्रेता के झांसे में आ जाते हैं, तो आपको कहां जाकर शिकायत दर्ज करनी है, कहां से आपको न्याय मिल सकता है, आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा बेहद खास विषय है न्यायपालिका की जटिलता से होने वाले उपभोक्ताओं को समस्याएं। और आज इस बेहद खास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर ये क्रय विक्रय का जो सिलसिला है बेहद लंबे अरसे से चलता आ रहा है। तो सर, ऐसे में परिभाषित अगर हमें करना हो तो हम उपभोक्ताओं को किस प्रकार से सर परिभाषित कर सकते हैं? पहले तो हम लोग जान लें कि यह अधिनियम क्या है जी। तो वह अधिनियम जो ग्राहकों के हित में रखकर बनाया गया है उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। और चूंकि इस अधिनियम 1986 से लागू हुआ है, इसलिए इसको पूरे रूप से कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986, जिसमें समय समय पर मॉडिफिकेशन हुआ है। लास्ट में फिर 2019 में भी इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है जी। और मॉडिफिकेशन के तहत 3 स्तर पर उपभोक्ताओं को न्याय मिलता है। एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक केंद्र स्तर पर। पहले जिला स्तर तक के सुनवाई करने के लिए पिक्यूनियरी मतलब आर्थिक क्षमता, आर्थिक लिमिट कम था, अब उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है जी। और राज्य स्तर तक जो पिक्यूनियरी आर्थिक क्षमता है राज्य स्तर की, उसे 50 लाख से लेकर उसकी बढ़ोतरी 2 करोड़ तक की गई है। और 2 करोड़ से ऊपर अगर आप किसी ग्राहक का क्षतिपूर्ति का मामला दर्ज करना है तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में केंद्र स्तर पर जा सकते हैं। जी। सर, ये क्रय विक्रय का सिलसिला बेहद लंबे अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन सर 1986 में इस अधिनियम की ज़रूरत कैसे पड़ी सर? क्या कुछ केसेस थे वो देखे जाने लगे, इसके बारे में सर बताएं। पहले ग्राहक की जो शिकायत होती थी जी। उसे वे लोग अगर कुछ शिकायत हुआ तो व्यवहार न्यायालय में जाते थे जी। और व्यवहार न्यायालय में केसेज की काफ़ी केसेज पेंडिंग हैं, जिससे चलते उन्हें जल्दी न्याय मिलने में दिक्कत होती थी। क्योंकि व्यवहार न्यायालय में हर तरह का मामला लंबित है, दीवानी प्रक्रिया, फौजदारी मामला और अन्य तरह के मामला। तो उसमें इसको क्वासी जुडिशियल मेथड से शीघ्र उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके, इसके लिए यह एक्ट को लागू किया गया वर्ष 1986। जी। सर, इसमें बीते वक्त में कई प्रकार के संशोधन किए गए, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में संशोधन किया गया। इसमें सर 2019 वाले संशोधन में क्या कुछ सर खास और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए? मुख्य रूप से पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन अपर लिमिट कोर्ट का बढ़ाया गया है। जी। पहले कम था, उसको बढ़ाकर अब जिला स्तर तक 50 लाख रुपया तक का उसका मुआवजा या उसके क्लेम अगर 50 लाख तक संधारित हो तो वो जिला स्तर तक अपना दावा कर सकते हैं। जी। और 50 लाख से लेकर, जैसा मैं बता चुका हूँ, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के मामलों को दर्ज करना है तो राज्य स्तर तक करेंगे। जी। और फिर 2 करोड़ अगर 2 करोड़ से अधिक जितना भी हो तो उसके लिए वो सीधे नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। जी। सर, अगर किसी के साथ ठगी होती है तो वैसे में सर प्रक्रिया क्या कुछ रहती है? क्योंकि कई बार होता है कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने से सर बचते हैं, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन काफ़ी सरल बनाया गया है इसे। किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? इसी को ध्यान में रखते हुए वो प्रक्रिया इस तरह से किया गया है कि बहुत कम शब्दों में क्या किस रूप से उनको ठगी हुई वो या किसी की सेवा, उनको प्राप्त सेवा, उचित सेवा नहीं मिल पाई किसी संस्था द्वारा,
तो अगर उससे एग्रीव्ड हैं, वो अपने को ठगे हुए महसूस करते हैं, तो अपने दावे के अनुसार जिला स्तर, राज्य स्तर या नेशनल फोरम में जा सकते हैं। जी सर, उपभोक्ता फोरम के बारे में हमें सुनने को मिलता है जब हम शिकायतों की बात करते हैं, जब हम प्रोसेस में जाते हैं। सर, उपभोक्ता फोरम किस प्रकार काम करता है सर, और अगर किसी को न्याय पाना है तो वो कैसे सर जैसे फोरम का इस्तेमाल? उपभोक्ता फोरम के लिए एक वहाँ निहित फॉर्म है, फॉर्म भर के और संक्षिप्त में अपना शिकायत देते हुए ग्राहक अपना दावा पेश कर सकते हैं जी। और दावा जब पेश कर देंगे तो एक जैसे आम केस में भी होता है, एक एडमिशन के लिए डेट रखा जाता है जी। और जिसमें जो उपभोक्ता फोरम के जो जज होते हैं वो उसको संक्षिप्त रूप से सुनने के बाद अगर उनके दावे में कुछ समझते हैं कि सही है तो दावा को एडमिट करते हैं और तब फिर विरोधी पक्ष को नोटिस दी जाती है। और विरोधी पक्ष से भी यह मांगा जाता है कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाया गया है, आपको अपने इस आरोप के संबंध में क्या कहना है। और दोनों की सुनवाई के पश्चात दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत और कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उपभोक्ता फोरम समझते हैं कि ये इनका दावा सही है तो दावा उनको दिया जाता है जी। सर, कई बार कई व्यापारी हैं जो लालच में आकर थोड़ा मुनाफा ज़्यादा पाने के लिए वो अक्सर ठगी करते हैं। तो सर, ऐसे में जब कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर उपभोक्ता फोरम जाता है या फिर कोर्ट जाता है तो सर किस प्रकार के और किस तरह के सर कठोर सजाएं हैं जो व्यापारी या विक्रेता पर हो सकते हैं न्यायालय द्वारा? कठोर सजाएं हैं, उसके लिए जो पेनाल्टी का भी प्रावधान है। पेनाल्टी जिला फोरम में 50 लाख रुपया तक पेनाल्टी हो सकता है। जो व्यक्ति दोषी व्यक्ति हों, अगर पाया गया कि इनको जानबूझकर ठगी किया गया हो तो पेनाल्टी न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो 50 लाख रुपया तक पेनाल्टी कर सकते हैं। ये जिला स्तर। उसी तरह से राज्य स्तर 2 करोड़ तक, और फिर नेशनल तो उसके अपर लिमिट है उनको तो, लेकिन ये तय हो जाना चाहिए कि जानबूझकर उनको ठगी की गई हो जी। तो उसमें अगर सेवा दी गई तो वो सेवा पैसा ले लिया गया और उसके एवज में पर्याप्त सेवा नहीं दिया गया तो ये ठगी हुई, और इस ठगी के आधार पर किया जा सकता है जी। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो उपभोक्ता हैं जब भी वे कोई सामान खरीदते हैं तो घर आने के बाद अगर वो चेक करते हैं तो देखा जाता है कि वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, और जिस तरह का सामान देने का उन्हें वादा किया गया था वैसा वो वस्तु या फिर वो सेवा नहीं मिल रही है उन्हें। तो ऐसे में जब कई बार उपभोक्ता अपनी कंप्लेंट को लेकर विक्रेता के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं और क्लेम करने से ही मना कर देते हैं। तो सर, ऐसे में रिसीट की कितनी अहम भूमिका है, रसीद लेना कितना महत्वपूर्ण है? हर रिसीट ही तो आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से सामान, किसी भी दुकानदार से सामान ले तो बगैर रसीद के लेंगे तो दुकानदार के मर्जी पर वो मना कर सकते हैं। और अगर आप न्यायालय में भी जाते हैं तो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश योर क्लेम, आप किस रूप से आप ठगे गए, आप वो रसीद लेना आवश्यक है। और रसीद में ऐसा रहेगा कि ये गुणवत्ता थी जिसको सामग्री लेने के बाद पता चला कि जो बातें लिखी हुई हैं उस तरह से उस मापदंड के मुताबिक नहीं है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि एक उपभोक्ता होने के नाते ये हम सबका कर्तव्य है कि हम जो भी सामान या सेवा खरीद रहे हैं उसकी हम रसीद ज़रूर लें, उसका हम रिसीट ज़रूर अपने पास रखें। तभी भविष्य में जाकर अगर हमें कभी भी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करनी हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हम न्यायालय जा सकते हैं या फिर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, बीते समय में ऐसा देखने को मिला है कि सर ऑनलाइन शॉपिंग और ई-मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का ये जो प्रचलन है वो बेहद बढ़ा है, आकर्षित करता है लोगों को। लेकिन सर, कई बार ऐसा केसेस हमें देखने को मिलते हैं
कि जो ऑनलाइन हम किसी सामान को परचेस कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कोई और सामान मिल जाता है। तो सर ऐसे में ऑनलाइन जब हम वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो ऐसे चीज़ें जब हमारे साथ ठगी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं सर? जैसे in order to bring your claim within the ambit of consumer forum, जी जो आप डायरेक्ट दुकान से ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी प्रक्रिया तो वही होगा जी और प्रक्रिया में आपको यह तय करना होगा कि जो आप ऑर्डर बुक किए इट मस्ट बी इन राइटिंग। क्योंकि आप अगर जवानी कहिए कि हम कह दिए तो उसको फोरम नहीं मानेगा। फोरम को मानने के लिए कि ये हम ऑर्डर किए और उसमें ये सब गुणवत्ता होनी चाहिए थी जैसा उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था, और गुणवत्ता के आधार पर मापदंड के आधार पर पैसा तो ले लिया गया अच्छे सामान के का नाम कह के, और उसके एवज में उस गुणवत्ता के मार्क में नहीं दिया गया, तो वो ठगी हुआ। और ठगी के लिए जैसे व्यवहारिक रूप में जाके दुकान से लेते हैं वैसे ऑनलाइन भी वही प्रक्रिया होगी। कोर्ट में एस्टैब्लिश करने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप बुक किए और उसका बुकिंग में क्या क्या बातें हैं उसको लिखित आपको एस्टैब्लिश करना हो। ओवरऑल बात पर न्यायालय आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा, बशर्ते और अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांस से आप एस्टैब्लिश करने में सक्षम हो जाएं कि ये आपका क्लेम सही है। जी सर, जब हम खरीद बिक्री की बात करते हैं तो सर आपने भी गुणवत्ता के मानक पर बात करी, आपने बताया, तो सर ऐसे में देखा जाता है कि सरकार की ओर से भी कई मानक चिन्ह तय किए गए हैं। कई वस्तुएं हैं जो आम नागरिक के लिए सुरक्षित हैं, सेफ है यूज़ करने के लिए, उनके लिए कई प्रकार के मानक चिन्ह तय किए गए हैं, जैसे कि ISO हुए। तो सर इनके बारे में थोड़ी जानकारी जो सरकार से मानक चिन्ह तय है, ये कंज्यूमर को भी ध्यान देना होगा कि जो सरकार द्वारा मानक चिन्ह तय है, खरीद करने से पहले उसको वो जांच लें कि जो जैसे अगर जेवरात की ही मार्क जेवरात परचेज करने जाते हैं, बहुत कॉस्टली है, उसके लिए हॉलमार्क की व्यवस्था की गई है। अगर आप लेते समय हॉलमार्क का जो सील रहता है वो अगर उसको बगैर देखे आप लेते हैं तो वो अगर आप ठगी किए जाइएगा तो आप उसमें क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी गुणवत्ता का है मापदंड, या मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिसिन में एक्सपायरी डेट देखना आवश्यक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना आवश्यक है। अब वो तो आपका लायबिलिटी है अपॉन दी कस्टमर्स। कस्टमर्स लेने जाएं और वो अपना उसके मुताबिक के सरकारी मापदंड के मुताबिक ये है कि नहीं। दवा लेने गए, बिल दिए और लेके चल दिए बगैर देखे, तो वो कह सकता है कि नहीं ये हम तो ऐसे दिए और उस तरह से अपने बचने के उपाय में। इसलिए कम से कम लेने से पहले ये सुझाव है हमारा ग्राहकों को कि कम से कम उसकी गुणवत्ता को देख लें और तब उसको लें, तो हम समझते हैं ठगी का मामला कम हो। जी दर्शकों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि कोई भी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करने से पहले, उसे खरीदने से पहले हम ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वो सही मापदंड में हमें मिल रहा है या नहीं। सरकार ने कई मानक चिन्ह तय किए गए हैं जो कि उस वस्तु की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुरक्षित करता है। तो ये एक ग्राहक होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ज़रूर से उसे पहले चेक कर लें, अदरवाइज़ हमें किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट सामान भी बेचा जा सकता है। सर सरकार के द्वारा कई प्रकार के पहल किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके, ताकि वो अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे। सर ऐसे क्या कुछ अभियान चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इसके बारे में सर थोड़ी जानकारी दें। सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं और उसी के तहत हॉलमार्किंग जेवरात में या मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट हर सामग्री में तय है, और उसका सील, उसका मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस वगैरह सब अंकित है। उसको देख के ही लें, तब वो ठगी से बच सकते हैं। जी
सर कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब हम अपने सोशल मीडियाज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई प्रकार के सामान हैं जो बेहद कम दामों में हमें देखने को मिलते हैं कि आप इन्हें ख़रीदें और उसके बदले में सर OTP हमारे फ़ोन नंबर्स पर भेजे जाते हैं। तो सर इस तरह के प्रलोभन से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में सर बताएं। देखिए, वो OTP तो एक अलग विषय है जिसमें रोज आजकल ठगी का मामला आए दिन हम लोग देख रहे हैं। OTP अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको सजग हो के रहना होगा कि हम पहले तो आप तय कर लें कि जिससे हम आप बुक कर रहे हैं वो कंपनी सही है। कंपनी ही अगर सही नहीं है तो आप तो अपने आप को ही ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, आपको उससे बचना है। अब उसी को लेके नेट बैंकिंग भी एक प्रक्रिया है, नेट बैंकिंग है या साइबर क्राइम है, थोड़ा सा हम उस पर भी हम जरूर सर हाँ कह देना चाहेंगे। नेट बैंकिंग वह बैंकिंग है जो ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहा जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है और जिसके माध्यम ग्राहकों को वित्तीय लेन देन ऑनलाइन होता है। तो ये हुआ नेट बैंकिंग। ये खास करके कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इजी ढंग से वित्तीय लेन देन हो सके, इसके लिए नेट बैंकिंग का किया गया है। जी सर। अब नेट बैंकिंग का भी बहुत दुरुपयोग होने लगा है। वो ठगी वाले मामले में तो आपको तो जागरूक होकर करना होगा कि जहां से आप कर रहे हैं वो संस्था सही हो। ये तो कंज्यूमर को ही जागना होगा। रोज आता है जागो ग्राहक जागो, जब तक आप अपने नहीं सजग रहिएगा तो ठगी के शिकार तो होइएगा ही। अब एक और आ गया है, इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, साइबर क्राइम। जी। तो साइबर क्राइम वह ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में किया गया या फिर नेटवर्क में शामिल किया गया, वह अपराध उस साइबर क्राइम में आता है। लेकिन अब साइबर अपराधी लोग होते हैं, आपके जो कुछ जो प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में ज्ञान हासिल करके और उसका आपके बैंक का दुरुपयोग करके आपको बहुत आर्थिक रूप से लाभ हानि पहुंचाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको सजग रहना होगा कि जो जिससे भी हम कर रहे हैं ये सब बातें वो सही हो। उतना तो ग्राहक को जागरूकता करना होगा, अदरवाइज तो ठगी के शिकार होंगे। जी सर, कई बार ऐसा देखा जाता है और बीते सालों में जब से GST का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है सर, कई बार होता है कि कई सारे जो होटल्स हैं या फिर कई सारे दुकान हैं वो GST रजिस्टर्ड नहीं होते, मगर फिर भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, तो भी कई बार चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो सर उससे किस प्रकार से सर बचा जाए, क्या कुछ जानकारी है जो उपभोक्ताओं को ज़रूर अपने पास रखनी चाहिए? GST का मतलब गुड सर्विसेज टैक्स है। जी। अब GST के लिए अगर आपसे कोई लेता है अधिक GST के नाम पर, तो वो आप रसीद लीजिए, उससे रसीद लीजिए और उसमें है GST का मापदंड बना हुआ है कि कितना तक लेना है उनको। आप अधिक लेते हैं, अगर वो तो हर के लिए है बेसिक चीज़ कि यू हैव टू ऑब्टेन रिसीट, बगैर रिसीट के कुछ नहीं होगा। और GST में भी आपको तय है कि ये इस वस्तु के लिए इतना % GST होगा, अगर उसके तहत रसीद में प्रिंटेड होना चाहिए। जी। अगर नहीं है तो रसीद भी सही नहीं है। सर हमने ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, साइबर क्राइम पर चर्चा की सर। तो ऐसे जब देखा जाता है कि जब खरीद बिक्री का जो ये प्रोसेस है वो जहां आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुका है, तो सर ऐसे में क्या ऐसा भी क्या कोई विकल्प है कि ऑनलाइन सर कंप्लेंट भी हम रजिस्टर कर सकते हैं सरकार तक और उसके ऊपर बाकी का प्रोसेस करके जो उचित कार्रवाई है वो की जा सकती है? ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया जा सकता है जी। बट ऑनलाइन से ही काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन के बाद आपको अगर रसीद देना है तो उसको फिजिकल फॉर्म में न्यायालय लेगा ही, और उसके बाद वो न्यायालय का प्रक्रिया है कि वह डॉक्यूमेंट्स को एग्जीबिट होगा।
एग्जीबिट का मतलब कि वो न्यायालय उसी डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेगा वाइल एडजुडिकेटिंग द मैटर इन इशू कि जो डॉक्यूमेंट से एग्जीबिट होगा। केवल ऑनलाइन पर हाँ आप ऑनलाइन केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिजिकल फॉर्म में आपको अपने दावे के समर्थन में जो भी कागजात हो, जो भी सामग्री आपको देना हो, आपको न्यायालय में जाके देना होगा। जी सर, कई बार कई वस्तुओं को खरीदते समय हमारे मन में होता भी नहीं है खरीदने का, लेकिन कई बार हम आम दिनों में चलते फिरते इतने एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं सर, कई बिलबोर्ड्स लगे होते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन उसी बीच कई एडवर्टीज़मेंट्स ऐसे भी हैं जो फॉल्स होते हैं, उनके दावे कुछ और होते हैं लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी साधारण होता है और वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। सर, फॉल्स एडवर्टीज़मेंट्स से कैसे बचा जाए और किस प्रकार से हम उसके झांसे में नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में सर बताएं। फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बचने के लिए तो ग्राहक को ही जागरूक होना होगा जी। ग्राहक अगर जागरूक नहीं होगा तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बचना मुश्किल है। उसी को गलत प्रलोभन देने के लिए ही तो ये सब हो रहा है। तो इसको तो जागरूकता आपको ही तय करना है कि हमको जो हो रहा है कैसे होगा। कानून तो बता देगा कि नहीं, आपको नहीं लेना है, लेकिन काम तो आपको अपने, अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अगर आप कहें कि हम जान नहीं रहे थे, गलती हो गया, हम ले लिया, अब हमको आप सहायता कीजिए, तो कैसे होगा जी। अपने असर, जहाँ तक मैंने समझा कि अपने अधिकारों को समझने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना भी एक उपभोक्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है। सर, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और सर मैं एक सुझाव जानना चाहूँगा कि सर किस प्रकार से ये जो ठगी के मामले हैं उन्हें कम किया जा सकता है, लोगों को किस प्रकार से जागरूक होने की ज़रूरत है, इसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, एक तो ये है कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले केवल उसके एडवर्टीजमेंट से दिग्भ्रमित होकर बुक ना कर दें जी। चूँकि आपको अगर परचेज करना है तो उसके हर तरह से पूरे डिटेल्स डिटेल्स जानने परख लें, और तब आपका हार्ड अर्न मनी है, आप किसी को देने जा रहे हैं तो इसके पहले जानना तो आवश्यक है। समय तो कुछ देना होगा, और अगर आपको समय नहीं है, ठीक है, आप उससे, वो तो चाहेगा ही आपको दिग्भ्रमित करना। तो ये जो कहा गया कि आपको आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य से ही अगर आप कॉशस नहीं रहिएगा तब तो आप ठगी के शिकार होइएगा जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमने इस कार्यक्रम में जाना कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों से भी पूरी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहित सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। नमस्कार।